हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए। तो आज हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव जो हमारा चैप्टर है अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एलिमिनेशन रिएक्शन पर आज हम बात करने वाले हैं। और आज हम एलिमिनेशन में भी उसके एक पर्टिकुलर पार्ट E2 मैकेनिज्म की आपको स्टडी करवाने वाले हैं। तो आज आपको सिखाया जाएगा E2 मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा। E2 मैकेनिज्म के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह है वो सब यहाँ जो है डील किए जाएंगे आपके साथ। E2 मैकेनिज्म एलिमिनेशन का एक पार्ट, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो कि 4 पार्ट रखती हैं, E1, E2, E1CB और EI। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट E2 मैकेनिज्म पर आज हम बात करेंगे। बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन है। बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन ये है, ठीक है। और इसमें भी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं इसकी स्टडी के लिए, वो एग्जांपल है डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का डिहाइड्रोहेलोजनेशन हम करेंगे। बोले तो रिमूवल ऑफ HX, HX का यहां से रिमूवल होता है, इसकी स्टडी हम करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि E2 मैकेनिज्म जो है वो हाई टेम्परेचर हीट की प्रेजेंस में तो होती ही होती है, और साथ में हमें यहां चाहिएगा स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि 2 टाइप के रहेंगे यहाँ इस रिएक्शन में। पहले से ही बता देते हैं, हाई टेम्परेचर तो है ही है, एलिमिनेशन के लिए नेसेसरी होता है ताकि डेल्टा जी नेगेटिव रहे। साथ साथ 2 टाइप के स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे। ऑक्सीजनस बेस ये यूज किए जाएंगे, दूसरे नाइट्रोजीनस बेस यहाँ यूज किए जाएंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ऑक्सीजनस बेस में यहां अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH का यूज किया जाएगा। RO- K+ या फिर RO- Na+, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। यहां पर मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, या फिर ये इस तरीके के स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे। या फिर लिए जाएंगे नाइट्रोजीनस बेस NaNH2, NHR-, ये और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑक्सीजन से भी ज्यादा। NR2-, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस यहां यूज लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इनके साथ ये तो रहेंगे, साथ में यहां यूज लिया जाएगा हीट, हाई टेम्परेचर। यदि अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजनस या स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजनस बेस के साथ करवाएंगे हीट को यूज करते हुए, तो यहां पर E2 मैकेनिज्म होगी, डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा अल्काइल हैलाइड्स में से। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू आउट ये जानते हैं कि वो E2 मैकेनिज्म कैसे होगी। देखिए स्टूडेंट्स, पूरा कॉन्सेप्ट यहां हम क्लियर करते हैं E2 मैकेनिज्म का। इसके लिए हमें एक एग्जांपल जो ले रहे हैं वो ये एग्जांपल है हमारे पास। फर्स्ट एग्जांपल है ये इसका, ये एग्जांपल है, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन का पार्ट है। आप देख रहे हैं ये जो कार्बन है जिस पर हेलोजन है ये अल्फा है, और इससे अटैच्ड ये जो दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन बीटा कार्बन से हैं। ये बीटा कार्बन है, ये रहा एक बीटा, ये रहा, इन पर ये हाइड्रोजन है।
और इनकी रिएक्शन करवाई जा रही है अल्कोहलिक KOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ हीट लेते हुए, या NaOH या नाइट्रोजनस बेस यहां लिया जा सकता है। देखिए क्या है, आपको पता है ये जो हाइड्रोजन यहाँ बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है ये इतने ज्यादा एसिडिक तो है नहीं, क्योंकि इनमें थोड़ा एसिडिटी है इस हाइड्रोजन के -I की वजह से, इसलिए हम इतना स्ट्रॉन्ग बेस यहां लेकर चल रहे हैं। E2 मैकेनिज्म जो होती है स्टूडेंट्स, वो एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। मतलब ये मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होगी। और ये कैसे होगी, देखिए इस अल्फा कार्बन के ये 2 बीटा कार्बन है। अब बेस जो है, बेस यहां ये बेस है अल्कोहलिक KOH, 2 जगह अटैक कर सकते हैं। हो सकता है बेस इस प्रोटॉन पर अटैक करे, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहां पर। तो जब इस पे अटैक करेगा तो यहां से ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा, बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, और जब ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा प्रोटॉन बाहर निकलने की वजह से, तो ये यहां डबल बॉन्ड बनाने लगेगा यहां जो प्रेजेंट है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स उनके साथ। जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहां डबल बॉन्ड बनाने लगेंगे तो यहां ये जो X लीविंग ग्रुप है ये भी यहां से बाहर निकलने लगेगा। इट मींस यहां ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। बेस के अटैक करने पर प्रोटॉन वाला बॉन्ड बीटा कार्बन से ब्रेक होने लगेगा, अल्फा और बीटा कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा। ये डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ बनेगा, और यहां अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट लीविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकलने लगेगा। तो आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट यहां फॉर्म हो रहा है। ये प्रोटॉन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां आ रहा है, और ये हेलोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट आपको E2 मैकेनिज्म में दिखाई देगी। ये ट्रांजिशन स्टेट है और इसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट मान लेते हैं। और आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट सेपरेट करने वाला पार्ट नहीं होता है, इसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हम एक स्टेप के तौर पर काउंट नहीं करते, बस दिखाया जाता है ताकि रिएक्शन की कंप्लीट स्टडी हो सके। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। ऐसे भी हो सकता था बेस इस बीटा पर अटैक करता तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगता और यहां से लीविंग ग्रुप बाहर निकलने लगता, तो यहां जो ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाई देगी वो इस तरीके की दिखाई देती। ये यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा और ये प्रोटॉन वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगेगा। दिस इज सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है यहां पर, ये यहां सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है। ये 2 ट्रांजिशन स्टेट आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। यही इसकी स्लो स्टेप है जिसे आप लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट डिटरमिनेशन स्टेप बोलते हो। और थोड़ी ही देर बाद यहां से जब आप देखेंगे ट्रांजिशन फर्स्ट के थ्रू आउट ब्यूट बनिंग प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांजिशन सेकंड के थ्रू आउट ब्यूटोइन प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। इट मींस ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है और यहां ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट। अब क्योंकि आपको पता है यही रेट डिटरमिनेशन स्टेप है तो रिएक्टिविटी और मेजर प्रोडक्ट यहीं से डिसाइड होगा। ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहां रिएक्टिविटी जो होगी अल्काइल हैलाइड्स की E2 मैकेनिज्म के टुवार्ड्स E2 मैकेनिज्म वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर के। जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और वो तभी बनेगा जब जितना स्टेबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो वहां उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी और वही मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। आपको पता है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ये बन रहा है यहां पर, ये लेस स्टेबल एल्कीन है, ये मोर स्टेबल एल्कीन है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है? तो आप देख सकते हैं इस वाले एग्जांपल में ट्रांजिशन स्टेट सेकंड जो है वो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये है और इसे हम बोलते हैं सेटजेफ एल्कीन। ये सेटजेफ एल्कीन है
जो कि यहाँ मेजर प्रोडक्ट के तौर पर आया है, और ये इसे हम बोलते हैं यहाँ हॉफमैन एल्कीन, जो कि यहाँ स्टूडेंट्स माइनर प्रोडक्ट के तौर पर आप लोगों को ऑब्टेन हुआ है। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट के तौर पर ऑब्टेन हुआ है ZF एल्कीन, क्योंकि इसी की ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, और ये माइनर प्रोडक्ट है। तो टोटल प्रोडक्ट तो आप देख लें, लेकिन मेजर उसी को कंसीडर करें जिसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो। ट्रांजिशन स्टेट उसी का ज्यादा स्टेबल होगा जिसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट आप बनने वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी देखें, क्योंकि जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तभी बना होगा जब उसकी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रही होगी, और वही जो है वो मेजर प्रोडक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये E2 मैकेनिज्म का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ एग्जांपल्स लेते हैं और रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हुए चलते हैं। देखिए अब हम ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिनमें हम मेजर प्रोडक्ट भी बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट को हम कंसीडर करेंगे, माइनर को कंसीडर नहीं करेंगे। और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी, इसे ही ZF प्रोडक्ट बोलते हैं। मैं थोड़ा सा मामूली सा बातें हम बता देता हूँ। इसे ZF एल्कीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ZF एक रूल होता है, वो ये बोलता है कि यदि किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा एल्कीन प्रोडक्ट के तौर पर मिल रही हो, तो उस एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन हो। हम ध्यान नहीं रखें तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल उसी की रहेगी जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन की होगी, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स पर चलते हैं। सेकंड एग्जांपल एक तरीके से ये एग्जांपल है, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तीनों में हम E2 मैकेनिज्म करवा रहे हैं, वही अल्कोहलिक KOH के साथ हीट है, यहाँ भी सेम अल्कोहलिक KOH के साथ ही हीट है, यहाँ भी सेम अल्कोहलिक KOH के साथ ही हीट है। यहाँ रिएक्टिविटी हम R1 मान रहे हैं, यहाँ R2, यहाँ रिएक्टिविटी हम R3 कंसीडर कर रहे हैं। तो ये अल्फा रहा, ये बीटा रहा, आपको पता है यहाँ इथीन बनेगा, ये अल्फा, ये बीटा सेम है स्टूडेंट्स, यहाँ प्रोपीन बनेगा, ये अल्फा सेम बीटा है, यहाँ 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा, ये यहाँ बनेंगे। तो आपको पता है ये मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन यही है, फिर ये है और फिर ये है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनी होगी। तो R3 इज मोर रिएक्टिव देन R2 एंड लीस्ट रिएक्टिव इज R1। इट मींस यदि अल्काइल हैलाइड्स को देखें तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स E2 देन सेकेंडरी एंड लीस्ट रिएक्टिव इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हियर। थर्ड एग्जांपल देखते हैं अब हम लोग। थर्ड एग्जांपल जैसे ये गिवन है स्टूडेंट्स, ये भी 2 अल्काइल हैलाइड्स हैं, वही अल्कोहलिक KOH है, साथ में है हीट, सेम हियर अल्कोहलिक KOH साथ में हीट, R1 R2 भी कंपेयर करेंगे। ये अल्फा रहा, यही एक बीटा है, तो यहाँ आपको पता है HH जब रिमूव होगा ये एल्कीन बनेगी। ये अल्फा रहा, बीटा तो 2 टाइप के हैं, लेकिन इस बीटा को कंसीडर किया जाएगा ताकि स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनते हुए एल्कीन बने। ये लीजिए यहाँ स्टेबल एल्कीन बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है R2 इज ग्रेटर देन R1, यहाँ पहले वाले सबस्ट्रेट की E2 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ज्यादा है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स हम। फोर्थ एग्जांपल ये रहा, ये एग्जांपल है 2, वही R1 अल्कोहलिक KOH के साथ हीट है, R2 यहाँ भी अल्कोहलिक KOH के साथ हीट है, ये अल्फा रहा, ये इसका बीटा रहा, ब्यूटा 1,3-डाइईन बनेगा, यहाँ ब्यूट बनीन बनेगी। यू नो ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, तो यहाँ भी R1 इज मोर रिएक्टिव देन R2। लुक एट एन एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 आप लोगों को ये दिया हुआ है, ये है, साथ में ये भी है अल्कोहलिक KOH या NaNH2 भी हम यहाँ ले सकते हैं, इसके साथ हीट है। ये लीजिए यहाँ रिएक्टिविटी R2 है, यहाँ R1,
यहाँ इस अल्फा का यही बीटा है, ये एल्कीन बनेगा। यहाँ इस अल्फा के दो टाइप के बीटा है, ये एल्कीन यहाँ बनेगा इस बीटा से, स्टेबल एल्कीन बन रही है। तो R2 ही ज्यादा रिएक्टिव है स्टूडेंट्स यहाँ R1 के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टेबल एल्कीन इसका ज्यादा बना है। 6 एग्जांपल देख लेते हैं और देखिए, और हम ईच एग्जांपल में दो दो रिएक्शंस देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल दिया जैसे चलिए देखिए, ये अल्फा, दोनों बीटा सेम है, कहीं से भी आप हाइड्रोजन बाहर निकाल, ये यहाँ कॉन्जुगेटेड डाइईन बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ R2 ग्रेटर है R1 के। इस तरीके से इनको देख लिया जाता है। ये E2 का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको E2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सिखाऊंगा। इस तरीके से यहां से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे और देखिए, यदि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में, E2 मैकेनिज्म में, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 मैकेनिज्म, देखिए E2 मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री की यदि बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ एंटी एलिमिनेशन होगा, ना कि सिन एलिमिनेशन। फोकस करें इस बात पर, यहाँ एंटी एलिमिनेशन होता है। देखिए एंटी एलिमिनेशन होने के पीछे के लॉजिक्स में आपको बता देता हूं। इट मींस हाइड्रोजन और हेलोजन, अल्फा और बीटा वाले या साथ का लिविंग ग्रुप एक दूसरे के जस्ट एंटी पर ही होना चाहिए। एंटी एलिमिनेशन यहां होता है, इस तरीके से होता है एंटी एलिमिनेशन। कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, ये क्यों होता है, जबकि ऐसा वाला ये सिन एलिमिनेशन क्यों नहीं हो पाता। यहाँ कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए जाएंगे। ऐसा यदि होता है तो सिन एलिमिनेशन इसे माना जाता है, लेकिन यहाँ सिन एलिमिनेशन नहीं होता, यहाँ एंटी एलिमिनेशन होता है। देखिए रीजन से सुन लीजिए, यदि सिन एलिमिनेशन हो तो बेस इधर से अटैक करेगा इस प्रोटॉन पर, अल्फा वाले पर, सॉरी बीटा वाले पर, और इधर से बेस अटैक करेगा और इधर से लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, दोनों के बिटवीन रिपल्सन होगा, और रिपल्सन यदि होगा तो रिएक्शन का पाथवे जो है वो इतना इजी गोइंग नहीं हो पाएगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो ये रिपल्सन रहता है, तो पहला रीजन है जिसकी वजह से सिन एलिमिनेशन नहीं होता। यदि इधर से बेस अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड से बाहर निकलेगा, कोई रिपल्सन नहीं है, एंटी एलिमिनेशन को सक्सेसफुल बनाता है। पहला रीजन तो ये रिपल्सन नहीं होना। दूसरा रीजन क्या है, यहां यदि सिन एलिमिनेशन होगा तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाई देगी, एक्लिप्स्ड ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों को दिखाई देगी। जबकि जब एंटी एलिमिनेशन होगा तो इस तरीके की स्टैगर्ड ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाई देगी। स्टैगर्ड ट्रांजिशन स्टेट में रिपल्सन मिनिमम होगा, एक्लिप्स्ड में ज्यादा रिपल्सन होता है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से सिन एलिमिनेशन नहीं होता। दो रीजन तो ये हो गए। ब्यूटीफुल रीजन जो थर्ड है अपना, लीविंग ग्रुप के जस्ट एंटी पोजीशन पर होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इनको इलेक्ट्रॉन इसी में प्रोवाइड करवाते हैं, तो इस बॉन्डिंग के पैरेलल में ये एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है। यहाँ एंटी पैरेलल में ये प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, इसलिए सिन एलिमिनेशन नहीं होता। इसलिए तीन चांस हैं जिससे आप ध्यान रखें कि E2 मैकेनिज्म ऑलवेज किससे प्रोसीड होगी, एंटी एलिमिनेशन से। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं इसके। देखिए ये एग्जांपल दिए हुए हैं,
ये एग्जांपल्स आपको गिवन है, देखिए आप एक मिनट। अब ये जो एग्जांपल है इसमें आपको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट दिया हुआ है और रिएक्टिविटी R1। फिर यहां हम रिएक्टिविटी को यहां भी कंपैरिजन करेंगे। अब यहां देखिए, यहां रिएक्टिविटी R1। आपको पता है इस अल्फा पर ये रहा क्लोरीन, इस बीटा पर हाइड्रोजन है नहीं, और इस बीटा पर ड्यूटीरियम भी है, हाइड्रोजन भी है। एंटी एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन जाएगा, HCl बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स, और ये एल्कीन बनेगा यहां पर। यहां DCl बाहर निकलेगा, एंटी पर D है, ये लीजिए स्टूडेंट्स। दोनों में एल्कीन सेम बनी है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि देखिए एक ही स्टेप की मैकेनिज्म है, यही आपका रेट डिटरमिनेशन स्टेप है, स्लो स्टेप है। तो CH और CD बॉन्ड में से CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाता। तो R2 की रिएक्टिविटी रहेगी कम और R1 की रिएक्टिविटी रहेगी ज्यादा, बिकॉज CH बॉन्ड इज weaker than CD बॉन्ड, ये रीजन है। और एग्जांपल देखिए, एंटी एलिमिनेशन होता है, ध्यान रखें, ये एग्जांपल गिवन है। जैसे वही अल्कोहलिक KOH के साथ हीट है, इसको R1 मान लेते हैं। एक एग्जांपल में हमने क्या किया, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट है, ये हमने R2 कंसीडर कर लिया। ये देखिए ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा के ये दो बीटा है। एंटी एलिमिनेशन होता है, यहां अल्फा बेस पर है क्लोरीन, यहां वाला हाइड्रोजन भी डैश पर है और यहां वाला भी है। हम सेजेक प्रोडक्ट बनाते हैं, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से आते हैं, स्टेबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाते हैं, तो यहां से जो डैश वाला हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगा, और इस तरीके से ये एल्कीन यहां बनेगी। यहां जो हाइड्रोजन है वो बेस पर है, और बेस से तो सिन एलिमिनेशन होता है, तो हाइड्रोजन इस बार यहां का बाहर निकलेगा, क्योंकि यहां बेस और डैश दोनों पर है, और यहां ये एल्कीन बनेगी, ये एल्कीन बनेगी। ये लीजिए, तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो R1 यहां ज्यादा रिएक्टिव हो गया स्टूडेंट्स R2 के कंपैरिजन में। ये है इसकी स्टीरियो है, एंटी एलिमिनेशन, ध्यान रहे। और बताते हैं हम आपको इसकी स्टीरियो के बारे में। देखिए ये एग्जांपल गिवन है, ये लीजिए NaNH2 के साथ हीट दे दिया, तो H और X दोनों एक दूसरे के एंटी पर होने चाहिए, और यहाँ है तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिक्स स्टीरियो के साथ एल्कीन बनेगी, इधर मिथाइल रह गए, इधर दोनों इथाइल रह गए। यहां हमें सिस एल्कीन जो है मेजर प्रोडक्ट मिला है, एंटी पर होने चाहिए। एंटी पर नहीं है तो हम स्टीरियो के कॉन्सेप्ट पर एंटी पर लाएंगे। जैसे इधर देखिए आप, एग्जाम्पल जो है वो ये दे दिया गया, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही NaNH2 के साथ हीट है। तो देखिए यहां तो ये सिन पोजीशन पर है, एंटी पर लाए, तो रोटेट कर लेते हैं हम इसे। और आप जानते हो कायरल सेंटर को रोटेशन करने से या इवन चेंज करने से स्टीरियो सेम रहती है। तो ये तो एज इट इज रहा, इस वाले को हमने 180 डिग्री से रोटेट कर लिया, आ गया एच यहाँ, मिथाइल यहाँ और इथाइल यहाँ।
लीजिए यहां से चला गया Cl, यहां से H, ट्रांस एल्कीन यहां आपको दिखाई देगी, इधर मिथाइल, इथाइल, इथाइल, मिथाइल एंड ये एल्कीन जो है ट्रांस एल्कीन हमें मिल गई। तो या तो मिल ही जाएंगे एंटी पर, या फिर आप लोग एंटी पर ले आना। मान लीजिए फिशर में दिए हुए हैं, जैसे इस तरीके से फिशर में दिया हुआ है, तो फिशर ऑलवेज एक्लिप्स्ड होता है, और फिशर यदि ऑलवेज एक्लिप्स्ड है तो आप आराम से यहां जो है पहले इसे न्यूमान में इंटर कन्वर्ट कर लें या सोहर्स में इंटर कन्वर्ट कर लें, एक्लिप्स्ड आएगा इसकी तरह, फिर उसमें चेंज करते हुए स्टीरियो के उनको आप स्टैगर्ड पोजीशन पर ले आए और एंटी एलिमिनेशन कर दे। जैसे मैं इसी की बात कर लेता हूं, इसको यदि हम फिशर में कन्वर्ट करें तो पता है दोनों मिथाइल यहाँ है, और दोनों मिथाइल यदि यहाँ है तो मैं ये आगे वाले मिथाइल को यहाँ लेकर आता हूँ, ये आगे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर वाला जो मिथाइल है, ये मिथाइल यहाँ है, इसको पकड़ा हम आगे की तरफ लेकर आ गए, तो यहाँ इस तरीके का स्टैगर बनेगा। ये मिथाइल यहाँ H, ये इथाइल, यहाँ ये मिथाइल Cl और ये इथाइल। अब हम यहाँ थोड़ा थोड़ा दोनों को रोटेट कर लेते हैं। जैसे इसको रोटेट किया, इसको हमने यहाँ 120 डिग्री से रोटेट कर लिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ गया हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, और इसका स्टैगर्ड बनाने के लिए हमने इसको यहाँ 60 से ही रोटेट कर लिया, तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ इथाइल और यहाँ मिथाइल, और ये लीजिए HCl बाहर हो गए, और HCl बाहर होते ही साफ तौर पर दिखने लग गया, इधर है इथाइल, इधर है मिथाइल, फिर इथाइल, दिस इज ट्रांस एल्कीन। तो ट्रांस एल्कीन यहाँ आप लोगों को मिल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को E2 मैकेनिज्म के आज सारे कॉन्सेप्ट सिखाए। अब इसमें बात यह है कि हम सेजेक प्रोडक्ट तो बना ही रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हॉफमैन प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। आ रहे हैं आपके साथ इसी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेकर, जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, ये हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।